बढ़ने से पहले एक क्यूरी ले लेते हैं जो कि सेतु केसर की है। उन्होंने थोड़ा सा इनोसेंट सा मतलब कमेंट करा है कि सर क्वांट हमें बड़ा अच्छा लगता है और प्लीज क्वांट का कोई एक फंड सेलेक्ट करें। देखिए सेतु के जी, मैं आपको एक बार बताऊं कि हर एमसी की एक थीम होती है और किसी की थीम होती है बहुत ज्यादा चर्निंग की, किसी की थीम होती है बाय एंड होल्ड की। तो क्वांट की जो स्ट्रैटेजी है वो है प्रॉफिट उन्हें कहीं से भी मिले, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी खरीदे हो, अगर उनको लगता है कि इसमें आने वाले कुछ समय में प्रॉफिट नहीं, उसको बेच देते हैं, दूसरे को खरीदते हैं। तो इस प्रकार से हालांकि यह है कि 2019 से इन्होंने काफी सारा फंड बना करके दिया है, लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके एयूएम में भी काफी वृद्धि हुई है। बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ इन्हीं का ही फंड अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको फंड जरूर इनका सजेस्ट कर दूंगा, वो भी अच्छा से अच्छा फंड जो उनका परफॉर्म कर रहा होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपने अधूरी क्यूरी मांगी है। आप अपना एज डालिए, आप अपना टाइम डालिए कि कितने टाइम तक आपका मतलब टाइम होराइजन कितना है आपका, जो आपका गोल आप डाल दीजिए कि मेरा ये गोल है, मुझे इतना कार्पस चाहिएगा, तो आपको फिर बता दिया जाएगा कि आप इतने अमाउंट की एसआईपी करो, बीच बीच में इतने का लमसम करो, तो फिर जाकर के फिर बताने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो मैं बाकी भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहूंगा कि जो क्वेरी आप लोग जो डालते हो ना, उसमें इन चीजों का पक्का ध्यान रखें कि अपना एज पक्का डालें और अपने गोल का कितना आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना आपका टाइम होराइजन कितना है, और उसके बाद में कितना कार्पस आपको चाहिएगा, ये आप अगर बताते हैं तो फंड को सजेस्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा इजी हो जाता। नहीं तो फिर अंधेरे में तीर मारने वाली बात होती है। और सेतु जी, आपकी क्यूरी को हम जैसे ही आप डालेंगे तो संडे को कोशिश करेंगे, जरूर लेंगे, क्योंकि आपने बड़ी मासूमियत से पूछा है, तो आपकी क्यूरी को अवॉइड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे फिर सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या मार्केट यहां से बाउंस बैक कर जाएगी, तो मेरा यह मानना है कि नहीं, कभी भी नहीं। वोलेटिलिटी का खतरा अभी नहीं टला है और इसका रीजन एक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो तो है ही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे उस चीज को जान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एफआईआईज। एफआईआईज का अभी भी हम लाख बोलें कि हम सक्षम हो गए, लेकिन हम उतने सक्षम नहीं हुए हैं। इनका काफी सारा पैसा लगा हुआ है, इनका मूड एंड माहौल, और इनके मूड एंड माहौल की बात बताऊं कि इनको ये नहीं है, सरकार से नहीं लेना देना है, इनको लेना देना खाली दो चीजों से है, क्या मुझे और जगह पे प्रॉफिट मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बता दिया है, चाइना हुआ, हांगकांग हुआ, रशिया हुआ, एक्सेट्रा, जो ये इस टाइप की कंपनियां हैं जो जूझ रही थी पिछले जो है 2 सालों से, वो आज के टाइम पर इनको काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इनको ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो सो भाई अभी जो है ना, अगर पैसा बाहर जाने लगा है, देखिए 2 चीजें हमने बताया था, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक जो है टेक्निकल वर्ड है, अगर इस पर मैं आपका मान लिया कोई एक दिन अगर मैं सेशन डालूंगा तो ये इस डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम आधे घंटे के 2 वीडियोस बन जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा फेज है, मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे मान लिया इस फेज से या इस सेक्टर से, सेक्टर भी नहीं कह सकते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन मींस हर टाइप की, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी में। कंपनी मींस चाहे वो ब्लू चिप कंपनी हो, चाहे वो मिड कैप कंपनी हो, चाहे स्मॉल कैप कंपनी हो, आपका पैसा वहां से निकल करके वहां जाता है, वहां से निकल करके वहां जाता है, वहां से निकल करके वहां जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज ये होता है कि वो एक टाइप का, ये 90 के दशक से ये जो है अपना ये चला आ रहा है। 90 के दशक से जब उस टाइम का बहुत बड़ा अपना घोटाला हुआ था, तो उस समय हुआ था कि किसी भी फंड को वहां से चर्निंग करके उसको जो नीचे डाउन है उसको अप कर दो, फिर वहां से निकल करके दूसरे वाले को करो, तीसरे वाले को, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो भी कोई खराब बात नहीं है, ठीक है ना, एक से दूसरे में अगर पैसा लगता है तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहता है। लेकिन अगर ये पैसा निकल करके बाहर के मार्केट में लग रहा है तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, बड़े बेआबरू हो करके निकले हैं, आएंगे जरूर ये। बट सबसे ज्यादा जो कॉज है वो काज है आज की डेट में एफआईआईज। मैं ये बार बार बोलता हूं, बाकी सारे कॉज पीछे रह जाते हैं जब एफआईआईज बायस्ड बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर का सीधे आता है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है तो उसमें सरकार का भी ध्यान उधर हो जाता है कहीं ना कहीं, और सरकार इस समय कुछ करने की स्थिति में है नहीं। आप जानते हो कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी एक अगर बयान से इतना बाजी पलट सकती है। कल आप देखे थे कि कम से कम 1% के आसपास की गिरावट पे जाने वाले थे, उसके बाद में हम सीधे चले गए, प्रॉफिट में चले गए। तो 1% की मार्केट, वो भी इतनी जब नंबर बढ़ गई है, 75,000, 73,000, 72,000, 73,000 के आसपास बढ़ गया है, 21-22 हजार के आसपास अभी पहुंच गया है। तो आप उस दिन को देखिए
उस दिन को देखिए जब 3-4 हजार पर निफ्टी होता था, जब जो है 14-15 हजार पर आपका जो है सेंसेक्स होता था, तो तब के लिहाज से आज के लिहाज को जब हम देखते हैं ना, तो हमें खुद होता है कि कितनी बड़ी बाजी पलटी है। ठीक है, कितना बड़ा चर्निंग, मतलब जो है लाखों करोड़ों का जो है अप डाउन हो गया है। तो इस प्रकार का देख करके भी थोड़ा सा मजा भी आता है। बट आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी कहीं भी ना तो खतरा टला है और ना ही इतना बड़ा खतरा है कि आप छोड़ छाड़ के भाग लो। छोड़ छाड़ के भागने की कोई जरूरत नहीं है। बट अब सवाल ये उठता है कि यहां पर आम इन्वेस्टर करे तो क्या करे। आम इन्वेस्टर ने करना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि वो अपनी छोटी छोटी पोजीशन से अकुमुलेशन करता रहे। मैं बार बार ये चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी बूंद बूंद से ही आपका घड़ा बढ़ता है। जो आपकी ये यात्रा आपने स्टार्ट करी हुई है ना, ये इसी अकुमुलेशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगी। ठीक है ना। अब इस समय कोई बोलेंगे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, 2-3 सवाल उठेंगे। कोई बोलेंगे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, कोई बोलेंगे और ज्यादा गिर जाए, कोई बोलेंगे अभी तो ओवर वैल्यूड है थोड़ा सा, उसके बाद में सरकार का जो है गठन हो जाने दो। जब सरकार गठित हो जाएगी, डिसीजन हो जाएगा, एनडीए आएगी कि उसके बाद में इंडिया अपना गठबंधन आएगी। तो ये सारी चीजें कभी भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। हमारे आपके हाथ में क्या है, एक तो सबसे बड़ा क्या है, थोड़ा सा हमें डेयरिंग करनी पड़ेगी, कलेजा करना पड़ेगा, और उसके बाद में छोटी छोटी पोजीशन बनानी पड़ेगी। छोटी छोटी पोजीशन इन द सेंस आपकी जो मंथली एसआईपी चल रही है वो तो चल ही रही है। मेरे कहने का मतलब है आप नेक्स्ट डे 1 में आपने कर दिया, नेक्स्ट डे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे, इस टाइप का एक फेज बना लीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसी टाइप की एसआईपी करते रहिए। ठीक है ना। जब जब आपको थोड़ी थोड़ी टिप दिखती है आप करते रहिए। जब भी आपकी आएगी तो ना तो आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा रहेगा, आप अपनी पोजीशन बनाते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो मेरे सोचने का, मेरे करने का तरीका बिल्कुल यूनिक है, जिसकी वजह से मैंने आपको कल बताया था, मैंने अपने कई सारे साथ वालों की बनस्पति मैंने फ्रीडम बड़े टाइम से पा लिया है, और काफी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। जब कभी बातें होंगी तब उसके बाद में देखेंगे। ठीक है ना। और कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आता कि काश हमने वो नहीं किया होता तो आज हम ये होते। जहां पर हैं सेटिस्फाई हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी 1 डिकेड के बाद ही उस सेटिस्फैक्शन लेवल को पाले कि उन्हें सवेरे से शाम तक कोई चिंता न रहे कि यार मुझे थैले का झोला मुझे मिल गया है, मैं अपनी बाइक या साइकिल से जा रहा हूं तो मैं इस झोले के लिए मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं, बस मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो डेली के रूटीन का खर्चा है, चाहे वो कपड़ों का खर्चा हो, चाहे वो सब्जी का खर्चा हो, चाहे वो नात रिश्तेदारी का न्योता हकारी अटेंड करने का खर्चा है, तो इन सारी चीजों को लिए आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े, कभी भी अपनी जेब को ना रोकना पड़े। फिर आप ये करते ही ऐसा नहीं आप बहुत ज्यादा खर्चीले हो जाएंगे, आपकी आदत में आ जाएगी सेवर, इन्वेस्टर, प्लस उसके बाद में सही जगह पर खर्च करना। आप 1 डिकेड साथ में चल के तो देखो। थैंक यू। अब हम बंद करते हैं क्योंकि हमें हमारे लौकी जी को भी लेकर के जाना है घुमाने। शुक्रिया।